So now we continue our journey of the reflection of light and previous lecture में हमने पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक्टिविटी 10.5 दी गई है एनसीईआरटी में। तो उसके अकॉर्डिंग आप एक कॉन्वेक्स मिरर लो, ठीक है, एक हाथ में कॉन्वेक्स मिरर पकड़िए और दूसरे हाथ में एक पेंसिल लेके कॉन्वेक्स मिरर के सामने, अब देखो पेंसिल को आपको अपराइट पोजीशन में रखना है, ठीक है, मतलब इस तरह से आपके पास ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसके सामने आपने पेंसिल को पकड़ा है। अब इस पेंसिल की जो इमेज बन रही है, पहली चीज आपको ये चेक करनी कि इस डिस्टेंस पे जो इमेज है वो इरेक्ट बन रही है या वो एकदम उल्टी है, मतलब इन्वर्टेड है, ठीक है, और क्या ये डिमिनिश्ड है साइज में, इसका साइज पेंसिल की एक्चुअल साइज से छोटा है या पेंसिल आपको ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। और अगर हम पेंसिल को धीरे धीरे मिरर से दूर लेके जाएं या मिरर के नज़दीक लेके आएं, तब इसकी इमेज पे और उसके साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। अब इस एक्टिविटी को रे डायग्राम के थ्रू हम कैसे एनालाइज करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए, अब जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में हम सिर्फ दो पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। दो ही पोजीशन पे क्यों? कॉनकेव में तो हमने कहाँ रखा था? इन्फिनिटी पे रखा था, ठीक है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रखा था, तो एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन सी, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, फिर फोकल पॉइंट पे रखा था, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल के बीच में रखा था, फिर फोकस पॉइंट पे रखा था, फिर फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस थी। पर यहाँ पर क्या होता है कि कॉन्वेक्स मिरर में पोल तो यहाँ पर है, पर उसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो मिरर के पीछे है। तो मिरर के पीछे तो हम ऑब्जेक्ट तो नहीं रख सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो मिरर के सामने ही होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल फोकस भी पीछे है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पीछे है। इसीलिए हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचती हैं कि या तो आप ऑब्जेक्ट को रखो इन्फिनिटी पे या आप ऑब्जेक्ट को रखो एट अ डिस्टेंस लेसर देन इन्फिनिटी, मतलब थोड़ा नज़दीक। ओके, तो यहां पर फर्स्ट केस देख लिए, एंड द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है, बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब यहां पर क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उससे आने वाली जो सारी की सारी रेज हैं वो कैसी होती हैं? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और डिफ्लेक्ट होके ऐसे बाहर चली जाएंगी। अब इन रेज को अगर पीछे की तरफ मिरर के पीछे एक्सटेंड किया जाए तब ये इस इमेजिनरी पॉइंट पे जाके फोकस होती हैं, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये पैरेलल रेज सारी फोकस होती हैं, ये पॉइंट हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस। तो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी जो इमेज बनेगी वो यहां पर बनेगी, और इमेज कैसी बनी होगी? पॉइंट साइज इमेज, क्योंकि दोनों रे जब आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये बिल्कुल एक पॉइंट पे कर रही हैं, ठीक है, और वो पॉइंट एग्जैक्टली प्रिंसिपल एक्सिस पे है, एक्सिस से ऊपर भी नहीं और एक्सिस से नीचे भी नहीं है। तो इसलिए जो इमेज बनेगी वो पॉइंट इमेज बनेगी। अब सेकंड केस कि अब ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा नजदीक लाते हैं। नाउ ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस लेसर देन इन्फिनिटी, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या होगा? यहां पर ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये इसकी हाइट ले लेते हैं, दिस इज द हाइट h, ठीक है। अब ए पॉइंट मतलब ऑब्जेक्ट का जो टॉप है, यहां से कौन कौन सी रेज मैंने आपको कहा था आप डाल सकते हैं? एक रे तो हम डाल सकते हैं बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे इस तरह से यहां पर रिफ्लेक्ट होकर बाहर जा रही है, और इसको जब आप पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये इस डॉटेड लाइन में आप देख सकते हैं। दूसरी रे वहां से आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए एक रे डाल सकते हैं, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए का मतलब है कि ये रे मिरर पे परपेंडिकुलर पड़ रही है, तो ये जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से ये रे वापस भी चली जाएगी। पर अगर इसको हम मिरर के पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये इस तरह से जाएगी। और एक और रे पॉसिबल है,
दैट इज कि अगर आप प्रिंसिपल फोकस को मिलाते हुए रे को लाते हैं, तो अगर आप प्रिंसिपल फोकस को मिलाते हुए लाएंगे तो भी क्या होगा, रे पैरेलल जाती है, ठीक है। और ये पैरेलल रे को अगर आप पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे तो ये फिर से यही मिलेगी। तो तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, आप पैरेलल रख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए एक रे ले जा सकते हैं, और एक प्रिंसिपल फोकस को मिलाते हुए रे ले जा सकते हैं जो कि रिफ्लेक्ट होके पैरेलल वापस आ जाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस थे। अब इन केसेस में हम देख सकते हैं कि जो रे आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं वो इस पॉइंट पे हो रही हैं, और ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा ऊपर है। तो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको इमेज की हाइट दे रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम h डैश लिख सकते हैं, दैट इज द हाइट ऑफ द इमेज। अब ये इमेज कैसी बन रही है, ए यहां पर भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, यहां पर जो a डैश बना इमेज का ये भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। तो इसका मतलब इमेज कैसी है, इरेक्ट। रियल है या इमेजिनरी है? अब जहां पर इमेज बन रही है, क्या रियलिटी में वहां पर लाइट की रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं या आपने इमेजिनरी लाइंस पे उसको बनाया है? तो हम देख सकते हैं ये डॉटेड लाइंस पे आया, मतलब ये इमेजिनरी लाइंस के थ्रू ये इमेज बन रही है। तो ये वर्चुअल इमेज है, तो इरेक्ट भी है, वर्चुअल भी। और कैसी है, ए बी से उसकी हाइट कम है, तो मतलब डिमिनिश्ड भी है, ठीक है। तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, तो यही दो पोजीशंस हैं हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर को स्टडी करने के लिए। तो अब इन दोनों रिजल्ट्स को जब इस टेबल में हम ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट इज कि इन्फिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, तो इमेज प्रिंसिपल फोकस पे बन रही है बिहाइंड द मिरर, और मिरर के पीछे बनेगी इसलिए वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। और इन्फिनिटी से दोनों लाइंस जब आ रही थी तो वो एक ही पॉइंट पे, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके इंटरसेक्ट हो रही थी। तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, तो पॉइंट साइज डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब पॉइंट साइज इमेज बनती है। और जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज क्या बनती है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, मतलब ये पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में इमेज बन रही है, और इसका साइज भी छोटा है, एच डैश जो है वो छोटा है, और ये वर्चुअल है और इरेक्ट है। तो ये चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, बट आपको ये प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा रे डायग्राम, ताकि आप माइंड में इन चीज़ों को फिर से विजुलाइज कर सकें कि यस इस केस में रेज इस तरह से आएंगी तो ये होगा, ठीक है। तो ट्राई करनी है कि ये सारे जो दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के केसेस हैं, इनको टेबल को अच्छी तरह से पढ़ें, लिखें, रे डायग्राम प्रैक्टिस करें और उसको माइंड में रखें। नेक्स्ट इज, अब एक्टिविटी 10.6 है। देखिए एक्टिविटी, इसका पर्पस क्या है, अब हमने कॉनकेव मिरर भी पढ़ लिया, कॉन्वेक्स भी पढ़ लिया, प्लेन मिरर तो आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो अब इनका पूछना है कि विच ऑफ दीज मिरर्स विल गिव द फुल इमेज ऑफ अ लार्ज ऑब्जेक्ट। अगर आप मिरर के सामने एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इन तीनों में से, मतलब कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर में से कौन सा मिरर उस बड़े ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली इमेज में दिखा सकता है, मतलब आप उस मिरर पे पूरी इमेज देख पाओ बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की। मान लो आप दूर पड़े किसी पेड़ को देख रहे हैं या दूर किसी बिल्डिंग को उसमें मिरर में देख रहे हैं, तो कौन सा मिरर आपको बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की भी पूरी इमेज दिखा पाएगा? तो ऑब्वियसली बात है, क्या करेंगे हम, एक्टिविटी करेंगे। तो लेट अस ऑब्जर्व द इमेज ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। मान लीजिए एक दूर लगे हुए पेड़ की हम इमेज देखते हैं, किस में देखते हैं, पहले प्लेन मिरर में। तो क्या आपको फुल लेंथ इमेज दिखती है? अभी तो आप एक्टिविटी करेंगे तभी आपको पता चलेगा, पर आप देखेंगे कि आपको फुल लेंथ इमेज एक बड़े पेड़ की या किसी बिल्डिंग की नहीं दिखेगी प्लेन मिरर में, ठीक है। ट्राई विद प्लेन मिरर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। हाँ, थोड़े डिफरेंट साइजेस लेंगे तब भी नहीं, उतना ज़्यादा इजीली पॉसिबल नहीं होगा। डिड यू सी द एंटायर ऑब्जेक्ट इन द इमेज? अब ये तो आप अलग अलग साइज के प्लेन मिरर लेके ट्राई करेंगे। नाउ ट्राई विद प्लेन मिरर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो अलग अलग साइज के, कोई छोटा प्लेन मिरर ले लिया, फिर एक बड़ा, फिर उससे बड़ा,
तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन रिपीट दिस एक्टिविटी विद अ कॉनकेव मिरर। फिर कॉनकेव मिरर में आप ट्राई कर सकते हैं देखने की, फिर कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। तो इन सभी एक्टिविटीज़ के बाद आप बता पाएंगे कि उसी साइज़ का जब आपने प्लेन मिरर लिया, कॉनकेव लिया, कॉन्वेक्स मिला, तो आपको एक बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज किस में कंप्लीट या फुल लेंथ इमेज दिखाई दी। देखिए, अब इसको हम कुछ पिक्चर्स के थ्रू स्टडी करते हैं कि इसी एक्टिविटी को, क्योंकि अब एक्टिविटी करके तो मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकता। अब ये पिक्चर है, दिस इज़ फ्रॉम animations.physics.unsw.edu, ऑस्ट्रेलियन फिजिक्स वेबसाइट है। नाउ अब यहाँ पर ये जो ऑथर हैं, ये फर्स्ट केस है कॉन्वेक्स मिरर का और दूसरा केस है यहाँ पर कॉनकेव मिरर का। तो देखिए, कॉन्वेक्स में इनकी इमेज तो आप देख ही पा रहे हैं, पर इमेज कैसी है, इमेज छोटी है, मतलब जो ह्यूमन बॉडी है उसकी इमेज थोड़ी छोटी बन रही है। तो इस इमेज में आप पीछे रखी जो लगी खिड़की है वो भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्राईपॉड रखा गया है, कैमरा, वो भी देख सकते हैं, ठीक है, टेबल, तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। पर कॉनकेव में फेस कितना एनलार्ज्ड, बड़ा दिखाई दे रहा है और आसपास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। तो इसी से आपको हिंट मिल जाना चाहिए कि कॉन्वेक्स में जितनी बड़ा ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज थोड़ी छोटी बनती है, ठीक है। देखिए, इमेज थोड़ी छोटी होगी यहाँ पर इमेज एनलार्ज हो गई है, ओके। तो कॉन्वेक्स में अगर बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को भी आप देखेंगे तो उसकी इमेज बहुत छोटी बनेगी। छोटी बनने की वजह से वो आप मिरर में उस बड़े ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, बिल्डिंग की इतनी बड़ी दीवार आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है इस विंडो में, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब हम आइडिया लगा सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में ही हमें एक बड़े ऑब्जेक्ट की फुल लेंथ इमेज देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आप में से कुछ बच्चों ने हो सकता है कि ये इस तरह का मिरर भी लगा हुआ कभी सड़कों पे देखा हो, ठीक है। इंडिया में तो ये बहुत कॉमन चीज़ नहीं है, पर कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपकी गाड़ी यहाँ से आ रही है और यहाँ पर आपका ये मेन रोड है। अब आपको नहीं पता कि यहाँ से कोई गाड़ी आ रही है या यहाँ से आ रही है, क्योंकि आप यहाँ तो देख नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर भी, तो क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम इस तरह का एक कॉन्वेक्स मिरर लगा पाएँ, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर इस तरह से इस साइड का भी थोड़ा मिरर होगा, आर्क में होगा, यहाँ भी थोड़ा मिरर होगा, तो यहाँ वाले ऑब्जेक्ट की इमेज भी आपको दिखाई देगी, यहाँ वाले ऑब्जेक्ट की इमेज भी आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ और यहाँ से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, तो आपको स्लो डाउन होना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस तरह के मिरर बहुत ही हेल्पफुल होते हैं ट्रैफिक में होने वाले छोटे छोटे एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। तो बाहर की कंट्रीज़ में आपको ये बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेंगे, इवन अब इंडिया में भी इनकी इंस्टॉलेशंस काफ़ी बढ़ गई हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस मिरर में इतनी बड़ी बिल्डिंग को इस मिरर में हम देख सकते हैं। तो मतलब कॉन्वेक्स मिरर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की भी छोटी इमेज बनाता है, इसीलिए आप बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ये देखिए पीछे, इसके पीछे ये पूरी की पूरी बिल्डिंग आप यहाँ देख सकते हैं, पूरा रोड आपको दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहे हैं। यही चीज़ कॉनकेव में देखोगे तो नहीं दिखेगी, क्योंकि उसमें इमेज एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो शायद आपको आंसर मिल गया एक्टिविटी का कि कॉन्वेक्स मिरर में हम एक बड़े ऑब्जेक्ट की फुल लेंथ इमेज देख सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है कि जो गाड़ियों में रियर व्यू मिरर लगा होता है उसमें क्यों लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। मतलब आपको लग रहा है कि गाड़ी जो पीछे आपके है वो बहुत दूर है, पर रियलिटी में वो उतनी दूर नहीं है, ठीक है। मतलब दे आर क्लोजर देन दे अपीयर। जो गाड़ी आपको लगता है कि 20 मीटर पीछे है, वो हो सकता है 12 या 15 मीटर ही पीछे हो। तो ऑब्जेक्ट आपको लगते हैं कि बहुत पीछे हैं, उतने पीछे होते नहीं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो मिरर है ये भी एक कॉन्वेक्स मिरर है, इसलिए ये बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट, मतलब आपके गाड़ी के पीछे हो सकता है बड़ा ट्रक आ रहा हो, ठीक है। तो अब अगर ट्रक होगा और आप कॉनकेव मिरर यूज़ करोगे तो ट्रक तो और भी बड़ा दिखेगा, तो इस पूरे मिरर से बाहर हो जाएगा, आप देख ही नहीं पाओगे। तो इतना बड़ा रोड भी आपको देखना है, उस पर चलने वाली गाड़ियाँ भी दिखनी चाहिए, तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं ताकि इमेजेस, ऑब्जेक्ट की जो इमेजेस हैं वो छोटी बने, ताकि ज़्यादा एरिया आप देख पाएँ,
ठीक है, तो अब इसी पे बेस्ड है व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन द व्हीकल्स एंड उससे क्या होता है, दिस enables the driver to see traffic behind him or her to facilitate safe driving। ठीक है, उसको ज़्यादा क्यों दिखता है? अब कॉन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज दे गिव इरेक्ट इमेज, मतलब इमेज सीधी बनेगी, ऐसा नहीं कि पीछे ट्रक आ रहा है वो आपको उल्टा दिख रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज भी इरेक्ट बनती है, छोटी बनती है, तो आप ज़्यादा चीज़ें देख पाते हैं मिरर में। ठीक है, और एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू होता है, ज़्यादा एरिया वो कवर करते हैं क्योंकि वो आउटवर्ड उनका कर्वेचर होता है। ठीक है, तो दिस एनेबल्स द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद अ प्लेन मिरर। तो ये इसका मेन यूज़ है। बाकी आप ये भी बता सकते हैं जो हमने यूज़ यहाँ पे पढ़ा कि टी जंक्शंस पे भी इसको यूज़ किया जाता है रोड्स में। अब नेक्स्ट इज डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो प्रिंसिपल फोकस आप बता सकते हैं कि इन्फानाइट से आने वाली लाइट रेज, जो कि पैरेक्सियल रेज की बात कर रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी और बहुत दूर नहीं होंगी। ठीक है, वो जिस पॉइंट पे आके फोकस होती हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और कॉनकेव मिरर के लिए वो प्रिंसिपल फोकस कहाँ होता है? कॉनकेव मिरर इस तरह का होता है। ठीक है, तो इन्फानाइट से जो लाइट आएगी वो मिरर के आगे फोकस होती है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस दिया है आपको 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? अब हमने पढ़ा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ मतलब 20 इज इक्वल टू 2f। तो f की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी? f हो जाएगा यहां पर 10 सेंटीमीटर। थर्ड इज नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इरेक्ट आपको सीधी भी चाहिए इमेज और एनलार्ज्ड चाहिए, बड़ी इमेज चाहिए। अब अभी हमने पढ़ा कि कॉन्वेक्स मिरर में तो दोनों की दोनों जो इमेजेस थी वो कैसी थी? डिमिनिश्ड। ठीक है, एनलार्ज नहीं थी। एनलार्ज इमेज किस में थी? कॉनकेव मिरर में। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखते हैं तो हमें वर्चुअल इमेज मिलती है और एक्चुअली वो एनलार्ज्ड भी होती है और वो इरेक्ट भी होती है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का केस आप लिख देंगे, साथ में आप इसमें रे डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, उससे आप एग्जैक्टली दिखा सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा जाए तब जाके उसकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, तो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और साइज में बड़ी होती है, दैट इज एनलार्ज्ड होती है। वाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर, ये हमने अभी पढ़ लिया है, तो वो पैराग्राफ एग्जैक्टली आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, कि अब एक मिरर फॉर्मूला हम पढ़ेंगे इसके बाद, तो उस फॉर्मूले को समझने के लिए, अप्लाई करने के लिए हम एक साइन कन्वेंशन समझेंगे। नाउ दिस पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन, इसको क्या बोलते हैं? द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है, क्या है? न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो इसमें यह बताया गया है कि आपको जब डिस्टेंस लेने हैं तो किस पॉइंट को रेफरेंस मान के लेने हैं। तो पोल को हम यहां पर ओरिजिन मानते हैं। ठीक है, पोल इज द ओरिजिन। अब ओरिजिन से ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लेफ्ट में आप जाएंगे तो ये नेगेटिव माना जाएगा, राइट में जाएंगे तो ये पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, तो पोल आपका ओरिजिन आ गया और प्रिंसिपल एक्सिस में लेफ्ट चलेंगे तो नेगेटिव लिया जाएगा डिस्टेंस, राइट जाएंगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाएगा। वैसे ही वर्टिकली ऊपर जाते हैं तो ऊपर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाएगा और नीचे वाला डिस्टेंस नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, लिखा गया हाइट अपवर्ड्स इज पॉजिटिव और हाइट नीचे की तरफ होगी तो वो नेगेटिव ली जाएगी। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन है, सिंपल। ठीक है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव है, नीचे आएंगे तो नेगेटिव है, लेफ्ट में रहेंगे तो ये सारा पॉजिटिव लेंथ है, राइट में रहेंगे, सॉरी लेफ्ट में रहेंगे तो ये सारी लेंथ नेगेटिव है, राइट में रहेंगे तो ये सारी लेंथ पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन आपने याद रखनी है। अब इसको अप्लाई करेंगे हम इन द
मिरर फॉर्मूला। देखिए, अब जब भी स्फेरिकल मिरर से की बात होती है, हमें यह बताना होता है कि ऑब्जेक्ट को अगर हमने इतने डिस्टेंस पे रखा है और मिरर की फोकल लेंथ इतनी है तो इमेज कहाँ बनेगी। या मान लीजिए कि हम इमेज को इतने डिस्टेंस पे बनाना चाहते हैं, फोकल लेंथ इतनी है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें। तो मतलब ऑब्जेक्ट की लोकेशन, इमेज की लोकेशन और फोकल लेंथ, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन आता है, दैट इज कॉल्ड अ मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें हम तीन चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। कौन सा पोल, बिजली का पोल नहीं, स्फेरिकल मिरर का पोल। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है स्मॉल यू से। ओके, तो मतलब अगर पोल से लेफ्ट में होगा तो नेगेटिव लेंगे, राइट में होगा तो पॉजिटिव लेंगे। इमेज डिस्टेंस सेम चीज, मतलब इमेज कहाँ बन रही है, तो ये डिस्टेंस भी कहाँ से लेना है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। बाकी आप आगे लिख सकते हैं कि ऑन द लेफ्ट ऑफ द पोल इट इज नेगेटिव, ऑन द राइट ऑफ द पोल इट इज पॉजिटिव, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल v से। फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं हम स्मॉल f से, और फोकल लेंथ क्या होती है तो आपको पता ही है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, जो प्रिंसिपल फोकस है हमारा कैपिटल F, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, और इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है दैट इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ये भी हमें पता है। तो ये हमारे बेसिक तीन फंडामेंटल हो गए। ठीक है, अब जो फॉर्मूला आता है मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला अब आपको याद रखना है। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे, और जब भी वैल्यू पुट करेंगे हमेशा साइन का ध्यान रखना है, क्या पोल से लेफ्ट में है या राइट में है, ऊपर है डिस्टेंस या नीचे की तरफ है। अब स्टार्ट करते हैं विद मैग्निफिकेशन। देखिए, मैग्निफिकेशन को आप इसके नाम से मत समझिए कि मैग्निफिकेशन का मतलब है कि हमेशा ये साइज में ज़्यादा ही होगी। ठीक है, मतलब कोई भी इमेज मैग्नीफाई हो रही है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है। मैग्निफिकेशन सिर्फ ये बताता है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में बड़ा है या छोटा है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब साइज दोनों के आपस में बराबर है, जिस हाइट का ऑब्जेक्ट था उसी हाइट की इमेज बन रही है। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो इमेज छोटी है, और ग्रेटर देन 1 है तो इमेज ज़्यादा बड़ी है, मतलब एनलार्ज्ड इमेज है। तो मैग्निफिकेशन हमारे को साइज का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसी है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन को, इट गिव्स द relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size. ठीक है, तो दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, और ये होता है हाइट ऑफ इमेज। तो इमेज को प्रीवियस एग्जांपल में मैंने किससे डिनोट किया था, h डैश से, उसकी हाइट को, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम h से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सिंपली आ गया h डैश अपॉन h। अब जब आपकी मैग्निफिकेशन 1 हो, देन both have same size, same height। ठीक है, हाइट भी सेम होगी तो साइज भी सेम होगा। जब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो हम बोलते हैं कि इमेज इज एनलार्ज्ड। जब लेस देन 1 होगी तो इमेज इज डिमिनिश्ड।
तो ये 3 मेन हमारे क्राइटेरिया यहाँ पर आ गए। अब इसके साथ एक और फॉर्मूला है हमारे पास मैग्निफिकेशन को लिखने का कि मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो -v/u। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि माइनस, अब v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये नेगेटिव साइन रखना है। अब इसमें साइन की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपका साइन नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है, क्योंकि देखिए हाइट ऑफ इमेज होगी, अब अगर ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इमेज अगर नीचे की तरफ बन रही है, मतलब इन्वर्टेड इमेज है, तो इसकी हाइट जो h डैश होगी उसको क्या लिखेंगे हम, माइनस लिखेंगे। मान लीजिए ये नीचे की तरफ 10 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको -10 सेंटीमीटर लिखूंगा। अगर हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है 10 सेंटीमीटर, तो ये +10 सेंटीमीटर लिखे जाएंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हाइट होगी h और h डैश, इनमें भी साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइन नेगेटिव का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा जनरली हमारा इसके ऊपर ही होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ ही होता है। अब इमेज अगर उसकी नीचे बनेगी, मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट था 10 सेंटीमीटर और इमेज उसकी -10 सेंटीमीटर आ रही है, तो क्या होगा, -10/10 -1, तो माइनस साइन, इफ m इज नेगेटिव देन इट इज नेगेटिव का मतलब क्या होगा, ये रियल इमेज है, क्योंकि रियल इमेज ही इन्वर्टेड बनती है। जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा इरेक्ट होती है। और m अगर आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ बन रही है, तो मतलब कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज। तो ये m के साइन पे भी ध्यान देना है, ठीक है, कि m इज पॉजिटिव तो मतलब वर्चुअल है, नेगेटिव है तो रियल है, और 1 <1 > 1 से आपको साइज की इंफॉर्मेशन मिलती है। अब इन सारी इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे इन 2 सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, सॉल्व्ड एग्जांपल है, आप आराम से इसको बुक में भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए, फर्स्ट वन इज अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर अ रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, तो यहां से आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, r = 2f, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास आ गया। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी और ये हमारा पोल। अब r दिया गया है 3.00 मीटर, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 1.50 मीटर, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में r कहाँ आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मान लीजिए यहाँ पर ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये जो r आएगा ये कितना आएगा, +3.00 मीटर, ठीक है, क्योंकि पोल से राइट डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। और फोकल लेंथ इसका मिडवे, यहाँ पर ये प्रिंसिपल फोकस है, तो ये डिस्टेंस कितना लिया जाएगा, +1.50 मीटर्स। और जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहीं यहाँ पे, इफ अ बस, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, बस, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, अब मिरर के आगे ही होगी, क्योंकि मिरर तो ये कॉन्वेक्स है तो इसके आगे होगी बस। तो यहाँ से मान लीजिए 3 मीटर तो होता है, तो ये है, एंड दिस डिस्टेंस इज, तो ये जो डिस्टेंस है टोटल, अब इसको कैसे लिखेंगे, -5.00 मीटर, ठीक है, दिस इज द बस यहाँ पे। तो अब बताना है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो पहली बात आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। अब साइज का पता करना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v की वैल्यू अननोन है, u की वैल्यू कितनी है, -5.00 मीटर, f की वैल्यू भी पता है, तो पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 1/v + 1/-5 इज इक्वल टू 1/1.5। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग वी गेट, सॉल्व करने के बाद
v की वैल्यू आ रही है +1.15 मीटर, तो v पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, पोल से पीछे बन रहा है राइट साइड में, तो इससे हमें क्या कंफर्म हो रहा है कि वर्चुअल इमेज, ठीक है, तो वर्चुअल इमेज हो गया। और अब वर्चुअल बनेगी तो ये इरेक्ट होगी कि नहीं होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज का आपने यहां ध्यान में रखना है, यहां पर शायद मैं भूल गया बताना आपको कि m जब नेगेटिव था तो इमेज रियल थी और रियल के साथ इन्वर्टेड थी, तो मेन रीजन जो नेगेटिव साइन का था वो इन्वर्टेड इमेज था। और जब m पॉजिटिव है तो वर्चुअल तो है, वर्चुअल के साथ वो इरेक्ट है, ठीक है। तो m के साइन से हमारे को वर्चुअल रियल का तो पता थोड़ा चलता है, पर साथ में इन्वर्टेड और इरेक्ट का भी पता चलता है। तो यहां पर हमारे पास इमेज का डिस्टेंस आ गया। अब नेक्स्ट हमें पता करना है कि ये इरेक्ट है कैसी है, ठीक है। पोजीशन हमने बता दी, नेचर मैग्निफिकेशन से पता चलेगी, तो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, m इज इक्वल टू h-h। अब हाइट ऑफ बस तो आपको पता नहीं है, हमें क्या दिया गया है, -v/u भी तो फॉर्मूला है, इसको भी यूज कर सकते हैं। तो -1.15 अपॉन 5.00, ठीक है। तो ये जो u की वैल्यू है ये ऑलरेडी माइनस है, v की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आ जाएगा +0.23 मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब कैसा है, डिमिनिश्ड। एंड m इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब कैसा है, इरेक्ट है, ठीक है। और वर्चुअल तो है, क्योंकि इरेक्ट होगी तो वर्चुअल भी होगी इमेज, तो ये हम बता सकते हैं कि m लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड है, इरेक्ट है और वर्चुअल है, ठीक है। तो मतलब जहां पर बस का साइज 100 था उसके रिस्पेक्ट में इसका साइज 23 है, या बस का साइज अगर 1 था तो उसका साइज उसके कंपैरिजन में 0.23 है। अब नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो ये आ गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। लेट अस से दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। अब इन फ्रंट तो मतलब 25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर इन साइज, तो मान लीजिए ये 25 सेंटीमीटर आ गया, और लेफ्ट में है तो -25 लिखेंगे इसको। और इसकी हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट यहां पे है 4 सेंटीमीटर। अब ये 4 प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो ये +4 रहेगा, ठीक है। तो मतलब यहां पर आपको क्या मेंशन है, h जो है दैट इज +4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है u दैट इज -25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ, अब इसकी फोकल लेंथ भी कहाँ होती है, ये फोकल लेंथ होगी और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा c, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव आएगी, तो f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 3 आपको चीज़ें दी गई हैं। इमेज का डिस्टेंस अननोन है, इमेज की हाइट ये भी अननोन है। तो फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v + 1/-25 इज इक्वल टू 1/-15। तो ऑन सॉल्विंग क्या देगा, आफ्टर सॉल्व करने पे आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी -37.5 सेंटीमीटर। तो v नेगेटिव आ रहा है, मतलब लेफ्ट में बन रही इमेज, ठीक है। तो इमेज कॉनकेव मिरर में हमें पता है कि रियल बनती है, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये लेफ्ट में बन रही, जब इसमें वर्चुअल बनती है तो वो राइट साइड में बनती है पोल के, तो इमेज इज रियल। और बाकी तो हमें पता ही है कि कॉनकेव मिरर में रियल भी होती है, इन्वर्टेड भी होती है। हाँ, साइज के बारे में बताना है तो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्निफिकेशन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, h-h या -v/u। तो यहां पे अब हम क्या लिख सकते हैं, h- अननोन है, h की वैल्यू नोन है, v और u दोनों नोन है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके
हम बोलते हैं कि एच डैश इज इक्वल टू एच इंटू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हाइट इज +4 इंटू, अब v की वैल्यू -37.5 है तो माइनस ऑफ v कितना हो जाएगा 37.5 अपॉन u की वैल्यू कितनी है -25। तो यहां से सॉल्व करने पे h डैश की वैल्यू हमारे पास आती है -6.0 सेंटीमीटर। तो जो इमेज का ऑब्जेक्ट का जो साइज था, ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट का साइज +4 था और जो हाइट है इमेज की वो -6 है, मतलब वो नीचे बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस से और साइज में बड़ी बन रही है, 4 सेंटीमीटर की जगह 6 सेंटीमीटर। तो इससे कंफर्म होता है कि इमेज इज एनलार्ज्ड। ठीक है, तो एनलार्ज्ड है, रियल है और कैसी है, इट इज इन्वर्टेड। अब कुछ बच्चों को यह भी डाउट आता है कि ये क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। कि सर तो कुछ और ही सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर तो कुछ और पूछा गया है कि यहाँ पूछा है कि मिरर से कितने डिस्टेंस पे एक स्क्रीन रखेंगे शार्प इमेज मिले। अरे सीधी सी बात है, इमेज बनेगी कहाँ, इस डिस्टेंस पे, v डिस्टेंस पे। तो इमेज बन रही है 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, तो ये 25 सेंटीमीटर है, तो मतलब कुछ यहां पर जाके इमेज बन रही होगी कुछ इस तरह से। ये डिस्टेंस होगा -37.5 सेंटीमीटर। तो यहां इमेज बन रही है, तो जहां पर इमेज एक्चुअली बन रही है वहीं पर स्क्रीन को रखोगे तभी तो शार्प होगी। स्क्रीन आगे रहेगी पीछे रहेगी तो ब्लर्ड इमेज आएगी। तो क्वेश्चन का मतलब वही है कि इनको ये v डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। हाँ, पूछा किस तरीके से ये डिफरेंट है। तो यही तरीका है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन पूछी गई होती है वो तो सेम होती है, पर किस तरीके से पूछी जाती है वो हमेशा इंग्लिश में बच्चे को कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, सो दैट कंप्लीट्स टुडेज टॉपिक। अब ये कुछ 2 क्वेश्चंस हैं, इनको आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल see the solutions of these 2 questions and start with the refraction of light.